तो हेलो गाइज, आज हम एक नए मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है जिस किसी ने भी उस युद्ध में तलवार चलाने की कोशिश करी वो खत्म हो गया। वो युद्ध था द ग्रेट ऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक सेक्ट के बीच, जो कि 13 सालों से भी अधिक चला और किसी को नहीं पता कि वो युद्ध कैसे खत्म हुआ था। उस युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान गई और 20 साल बाद भी अभी ये मिस्ट्री बनी हुई है कि वो युद्ध किस प्रकार से खत्म हुआ था। दोनों ही सेक्ट इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है कि वो अभी युद्ध क्यों नहीं कर रहे और बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजर गया। जियानगू में बहुत सारी नई फोर्सेज जन्म ले गई और बहुत ही सारी फोर्सेज खत्म हो गई। फिर हमें एक लड़की को तलवार चलाते हुए दिखाया जाता है जो कि मन में सोचती है, मैं 7 स्टार रियलम को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रही। और ये थी शोर्ड सेक्ट लीडर की बेटी जोंग चारयोंग। वो मन में सोचती है, मैं कैसे अपनी टेक्निक को मास्टर नहीं कर पा रही, मुझे कैसे भी करके अपने सेक्ट को रिस्टोर करना ही होगा। और वो तलवार रखती हुई कहती है, उफ, मुझे अजीब लग रहा है, मेरी स्किल में इम्प्रूवमेंट कैसे नहीं हो रहा। फिर पीछे से कोई उसे आवाज़ देता है, चारयोंग। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है, वो थे पहली डॉटर सेक्ट लीडर की और उसका हस्बैंड। चारयोंग भी कहती है, सिस्टर एंड मदर इन लॉ, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। वो कहती है, मैं तुम्हें कोई बात बताने आई हूँ। पाल्म इंटेंट यूनियन से कोई आया है जो कि तुम्हारे साथ उस ड्रैगन फोनिक्स टूर्नामेंट में भाग लेगा। वो भी कहती है, क्या। फिर हमें वो टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट था यंग मार्शल आर्टिस्ट के लिए। पहले हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट होता है, फिर फोनिक्स टूर्नामेंट होता है, पर इस वर्ष ये दोनों के दोनों टूर्नामेंट ही साथ में हो रहे हैं। जो कि बताया जा रहा है कि ये टूर्नामेंट हेवन के बाद सबसे हाई लेवल के टूर्नामेंट हो गए तो आज तक कभी नहीं हुए, इसलिए इसे ड्रैगन फोनिक टूर्नामेंट नाम दिया गया है, जो कि हुआन हुबेई में होने जा रहा है। गाइस, ये हुआन के अंदर ही हुबेई नाम का शहर है। फिर चारयोंग बताती है, इससे बुरा और क्या हो सकता है, मैं उस कमीने जांग के साथ इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हूँ। फिर वो कहती है, नो वे, मैं किसी भी हालत में उसके साथ टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने वाली। उसकी सिस्टर भी कहती है, तुम यही कहना चाहती हो, तुमने ही तो कहा था कि तुम हमारे सेक्ट के नाम को ऊंचा करना चाहती हो, तो तुम्हें इस टूर्नामेंट में भाग तो लेना ही होगा। फिर चारियों जाती हुई कहती है, नहीं, मैं इस टूर्नामेंट में किसी भी समय भाग नहीं लूंगी, इस जांग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको भाग लेना है तो आप कम एज बता के भाग ले लो। फिर वो दुखी हुई होती हुई कहती है, क्या होगा मेरी सिस्टर का। पीछे से वो भी दिलासा देता हुआ कहता है, बदल लो, कोई बात नहीं। फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थकती हारती चारयोंग आ चुकी थी। वो मन में सोचती है, परंतु क्यों, उस बंदे के साथ मुझे भाग लेना ही होगा, वो तो ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जिसमें पहला वाला बंदा कह रहा था, तुमने तो कहा था कि तुमने रात में मूठ नहीं मारी, फिर मुझे तो तुम आज कमजोर लग रहे हो। वो भी कहता है, तुम कमीने, मैंने मूठ नहीं मारी, कहा ना मैंने, तुम ही मारते होंगे। और ऐसे ही करके वहाँ पे फाइट चल रही थी। और दूसरी जगह तो लोग आपस में ही बूढ़ा और बूढ़ी गपागप करने में बिजी थे। इसी के साथ हम भी सोचती है, इस दुनिया में धोखाधड़ी और लड़ाई झगड़ा इसी तरह से चलता रहता है, तो अब मैं क्या करूं। फिर वो एक तरफ देखती है तो नाटक हो रहा था जहां पर डेमोनिक कल्ट का लीडर और हेवनली ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का लीडर आपस में फाइट कर रहे थे और हेवनली डीमन हार चुका था, जिसे देखकर चारयोंग कहती है, 13 साल तक जो फाइट चली उसका अंत ये अभी बता रहे हैं, ये क्या बेवकूफ है, इतना बेकार नाटक, मुझे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। और पीछे से एमसी आता हुआ कहता है, मेरे भी तुम्हारी तरह एकदम सेम विचार है। द हेवनली डीमन, जो कि 9 क्लाइमेटी टेक्निक्स को जानता था, जो कि उसकी इनविजिबल आर्ट थी, जिसे कोई भी डिफीट नहीं कर पाया, उसके बारे में ये ऐसे दिखा रहे हैं। मैंने हमेशा हर जगह ट्रेवल किया, जब भी मुझे ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। और जिसे देखकर चारयोंग मन में सोचती है,
ये अजीब बंदा कौन है जो मेरे साइड में आके खड़ा हो गया। हमारा एमसी कहता है, मुझे प्यास लग रही है तो हमें कहीं पीने जाना चाहिए। मैं हुआन में पहली बार आया हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ पीने चलोगी? और वो कहती है, नहीं मुझे और भी काम है इसलिए मुझे जाना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगती है और जाती हुई सोचती है, क्या ये सही में हुआन जियानबू में पहली बार आया है? फिर पीछे से एमसी कहता है, तुम सही में कुछ और ही हो। फिर वो लड़की कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर हमारा एमसी बताता है कि ये जियानबू नहीं कुछ और है। तुम इसे देख नहीं पा रही पर मैं इसे देख पा रहा हूँ। फिर चारयोंग तलवार को कस के पकड़ती हुई कहती है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या इसका गला काट दूं? और वो ये सब मन में ही सोच रही थी। फिर चारयोंग शांत होती हुई कहती है, परंतु अभी तो तुम जियानबू में ही खड़े हो और उसके बारे में ही तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और वो ये कहती हुई चली जाती है कि ये जियानबू है और एमसी भी उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो भी मुड़ जाता है और हमें पूरी भीड़ को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहा था और एमसी का गाइस हमें पूरा लुक दिखा दिया जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हुयांग के रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे और दो लोगों के बीच बातें चल रही थी। क्या तुमने उस टूर्नामेंट के बारे में सुना? तो वो बंदा भी कहता है, हाँ हाँ मैंने सुना, मुझे तो लगता है इस साल का चैंपियन और कोई भी नहीं, नॉर्थन हेवनली सुप्रीम फैमिली का ही कोई वॉरियर बनेगा। फिर वहां पर हमारी चारयोंग आ जाती है और कहती है, टूर्नामेंट हो रहा है इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना खाने आए हैं। फिर एक नौकर चारयोंग के पास आता हुआ कहता है, लेडी, यंग लेडी, आप राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट की यंग लेडी ही है ना? तो वो भी कहती है, हाँ, और मैं यहाँ कुछ हल्का पीने के लिए आई हूँ। तो फिर वो बंदा अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, मेरे पास कोई नॉर्मल रूम तो नहीं पड़ा खाली, स्पेशल रूम ही खाली पड़ा है। फिर वो बंदा चारयों को अपने साथ ले जाने लगता है और ले जाते हुए कहता है, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। फिर सारे लोग ही चारयों को देखते हुए सोचते हैं, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने इसके बारे में सही सुना था। फिर साजोंग मन में सोचती है, मेरे बारे में यहाँ पर रूमर्स कौन फैला रहा है? फिर वो कमरे के अंदर आ जाती है जहाँ पर वो किसी चीज को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वहां पर हमारा एमसी पहले ही बैठा हुआ था। हमारा एमसी चारयोंग से कहता है, हम तो दोबारा मिल गए, मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ पर मिलेंगे, वरना मैं तुम्हारे साथ ही आ जाता। जिसे देखकर चारयोंग मन में सोचती है, मेरी किस्मत कितनी खराब है कल से ही। फिर वो दोनों ही अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और एमसी चिकन का पीस तोड़ता हुआ कहता है, टूर्नामेंट के बारे में क्या तुम्हें पता है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है? जिसे सुनकर सारियों कहती है, वो टूर्नामेंट, क्या तुम सही में उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो? तो एमसी भी कहता है, ऑफ कोर्स मैं जरूर करवाऊंगा रजिस्ट्रेशन वहां पर, क्योंकि बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आएगी ना, उन्हें भी तो मेरा खूबसूरत फेस दिखना चाहिए। और मैं 10 सालों से इस टूर्नामेंट का इंतजार कर रहा हूँ, तो मैं इसमें जरूर पार्टिसिपेट लूंगा और सभी को हरा के इस टूर्नामेंट को जीत जाऊंगा। जिसे सुनकर चारयोंग मन में सोचती है, अविश्वसनीय, कितना चोमू लड़का है। फिर हमारा एमसी कहता है, द ग्रेट ऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक वॉर के बीच मैंने ट्रेवल किया है, मैंने उस खून को देखा है जो वहां पर बहा था। जिसे सुनकर चारयोंग सोचती है, कितना अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है अभी भी। फिर हमारा एमसी कहता है, वैसे तुम्हें पता है कि जियानबू में सबसे सुंदर लेडी कौन है? तो हमारी चारयोंग इस पे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे भी नहीं पता था। फिर हमारा एमसी बताता है, वो है मेरी मदर। फिर चारयोंग कहती है, क्या तुम्हारी मदर? फिर एमसी चारयोंग को घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तो फिर चारयोंग कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे इतने कोई दिक्कत नहीं है। फिर एमसी खाता हुआ कहता है, मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया इसलिए मैं नर्वस भी हूँ और मुझे भूख बहुत ज्यादा ही लग रही है, इसलिए मैं आज ज्यादा खाना खाऊंगा और इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरे के पूरे हुबेई को ही कॉन्करर कर लूंगा 1 साल के अंदर। गाइज, जैसे अपने यहाँ जिला होता है ना, वैसे ही वहां पर हुबेई है। फिर जिसे सुनकर चारयोंग सोचती है, हुबेई पर कॉन्करर करना, ये कैसे? फिर हमारा एमसी बताता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चिंता मत करो, मैं जरूर कॉन्करर इस टूर्नामेंट के बाद हुबेई पर करूंगा। जिसे सुनकर वहां पर एक बंदा आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, वैसे तुम यही बेटी हो ना, यंग लेडी राइट सेट की, हम दोबारा मिले। और गाइज, और कोई नहीं, वही झांग था जो कि चारयों के साथ
मिलकर उस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता है। फिर वो बंदा कहता है चलो ड्रिंक करें, और अपने साथ वो अपनी ओल्डर सिस्टर को भी लेकर आया था। फिर वो बंदा कहता है यहाँ पर तो कोई और भी है। इसी के साथ मेरी बॉडी स्कैन करने की टेक्निक 45 साल हो गए जब भी मैं इस टेक्निक को मैंने माहिर कर ही रखा है। वैसे ये बंदा कौन है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। फिर जांग हमारे एमसी के पास जाता हुआ कहता है तुम्हें मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखा, तो मैं तुम्हें सिक्के दे रहा हूँ, जल्दी खाना खाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसे सुनकर एमसी जांग को घूरने लग जाता है और एमसी कहता है इतना इनफ नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं टेबल पे और भी खाना मंगाने वाला हूँ। फिर जांग नीचे होता हुआ कहता है तुम कमीने, मैं तुमसे शांति से कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। फिर जांग एमसी की तलवार को देखता हुआ कहता है ओ तो तुम मार्शल आर्टिस्ट हो इसलिए एरोगेंट हो रहे हो, देखो तो तुम्हारे वेपन। और जांग जब एमसी के वेपन को उठाने की कोशिश करता है तो उसकी हवा ही निकल जाती है। वो मन में सोचता है क्या ये ब्लेड इतनी हेवी क्यों है, और अगर मैं पीछे हटा तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए मैं इस ब्लेड को उठाने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी का भी यूज करूँगा। और जांग एमसी के ब्लेड को हल्का सा उठा के फिर नीचे रख देता है और कहता है ये तो बहुत भारी थी, क्या तुम इन्हें मसल से ट्रेन करने के लिए यूज करते हो। फिर वहाँ का मूल शांत हो जाता है और एमसी उन ब्लेडों को अपने कंधे पर रखता हुआ कहता है नहीं, इन्हें मैं ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं करता, ये तो मेरे वेपन है। जिसे सुनकर जांग चौंकता हुआ कहता है क्या तुम सही कर रहे हो, ये क्या मेरे सामने मजाक करने की कोशिश कर रहा है। फिर जांग एमसी के ऊपर हमला करने ही वाला था अपने इंटरनल एनर्जी के थ्रू, जब भी चारयोंग जांग को रोक लेती और कहती है हम अभी रेस्टोरेंट के अंदर है इसलिए रुक जाओ। जिसे देखकर जांग के साथ आए तीनों के तीनों लोग चौंक जाते हैं और जांग कहता है तुम मुझे इतनी बुरी निगाहों से क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो क्यों ना हम दोनों ड्रैगन और फोनिक्स टूर्नामेंट में एक साथ ज्वाइन करें, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में। फिर चारयोंग जांग के हाथ को हटाते हुए कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम कमीने, तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो और बेशर्मी से ऐसे बर्ताव कर रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना ही पड़े, और मैं किसी और के साथ पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो जांग भी कहता है वो दूसरा बंदा और कौन है, तो वो कहती है वो है, और उसी वक्त एमसी बीच में आता हुआ कहता है वो हूँ मैं, और मैं इसके साथ जाऊंगा उस टूर्नामेंट में। तो जांग भी कहता है क्या। फिर पीछे से जांग की सिस्टर कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या ये सही है। फिर एमसी कहता है हाँ शायद मुझे तो यही लगता है। तो जांग की सिस्टर कहती है ओ अभी भी तुम्हें पक्का नहीं है। फिर एमसी कहता है वैसे ये हम दोनों के बीच की बात है, इसलिए आपको इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। यह सुनकर उसकी बहन हंसने लग जाती है और हंसती हुई कहती है ठीक है मैं समझ गई, हम बाद में दोबारा मिलेंगे। फिर जांग कहता है तुम मेरी तरफ ध्यान दो। फिर एमसी कहता है वहां देखो वो खाना पूरा मेरा है इसलिए उसे टच मत करो वरना। फिर जांग रुक जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर जांग अपने कोट को टाइट करता है और वहां से जाने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा ड्रैगन फोनिक्स टूर्नामेंट में, और वहां से चला जाता है। जांग की सिस्टर भी एमसी को देखती है और कहती है हम दोबारा मिलेंगे, और वहां का माहौल सन्नाटे में पड़ जाता है। फिर चारयोंग मन में सोचती है इतना बड़ा ट्रबल क्रिएट हो गया जब भी, ये मुझे डरा हुआ नहीं लग रहा, क्या जांग खतरे में है। और एमसी कहता है हम दोनों एक साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो फिर मुझे अपने प्लान्स को बदलना होगा। फिर चारयोंग कहती है तुम पहले शुरुआत में ही अकेले भाग लेना चाहते थे ना। तो एमसी भी कहता है हाँ अकेला तो भाग लेना चाहता था, पर अब मुझे मेरे प्लान को बदलना होगा। फिर जांग कहती है मुझे मत कहना कि तुम हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आए थे। एमसी भी कहता है ऑफ कोर्स। फिर चारयोंग कहती है ओ तुम तो इतने ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी स्किल्स भी अमेजिंग ही होगी, तो तुमने उन्हें क्यों नहीं मारा। तो एमसी कहता है वो तो बस बच्चे ही थे इसलिए मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। ये सुनकर चारयोंग मन में सोचती है देखो तो तय कैसा बहाना बना रहा है। फिर एमसी कहता है जियानवू के सड़ने का कारण
ये कचरे नहीं है, इसका कारण कुछ और ही है। ये सुनकर चारयोंग मन में सोचती है, ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा है, शायद ये सच ही कर रहा होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उत्तराखंड की तरफ। उसके आइटसाइड के बंदे कहते हैं, मालिक ये आप जलाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो बंदा उस टूर्नामेंट को जीतने आए हैं, परंतु मुझे पता है आप उसे तोड़ के रख दोगे। मैंने सही कहा ना मालिक? और फिर जांग अपने मन में सोचता है, वो लड़का देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कुछ मिजाज का बंदा है, परंतु उसकी दोनों ब्लेड वो जरा सी भी हल्की नहीं थी और ऊपर से उसका बिहेवियर भी बहुत अजीब था। और वो एरोगेंट बास्टर्ड जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया चार्यों, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उन दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है राइटियस शोर सेक्ट की तरफ, जहां पर हवांग की फैमिली बैठी हुई थी। हवांग की सिस्टर हवांग की मदद करती है। चार्योंग ने मिस्टर जांग को रिजेक्ट कर दिया उनके साथ जाने के लिए। आपने सुना कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। हवांग की मदर भी कहती है, क्या रिजेक्ट कर दिया? वैसे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि मिस्टर जांग बहुत ही ज्यादा बदनाम आदमी है। और गाइज, ये थी जांग की मदर जिनका नाम था हान सोही। और उन दोनों के बीच की बातें फादर भी सुन रहा था, जो कि अपने मन में सोचता है, मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, इसलिए मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को भी दिक्कत हो रही है। अगर मैंने मेरी टेक्निक क्रिम्सन डेथ सोर्ड को मास्टर कर लिया होता तो मैं आज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता। फिर हवान की सिस्टर कहती है, हमेशा सही में सही कहती हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है चार्यों की वजह से, इसलिए हमें चार्यों को ढूंढने जाना चाहिए। फिर चार्यों कहती है, मैं आ चुकी हूँ। और गाइज वो अंदर आ चुकी थी, जहाँ पर उसके साथ एमसी भी आया था। उसकी मदर कहती है तुम, उसकी सिस्टर कहती है तुम, और चार्यों की मदर कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, परंतु तुम्हारे पीछे ये कौन खड़ा है? फिर चारियों कहती है, ये है जो मेरे साथ वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। ये सुनकर वो तीनों के तीनों चौंक जाते और कहते हैं, क्या? फिर एमसी आगे आता हुआ कहता है, नाइस टू मीट यू, मुझे मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है जियोक ली ग्यांग। फिर एमसी साइड में रखे जार को उठाता हुआ कहता है, ये जार देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितने रुपए का है? तो फिर चारियों के फादर कहते हैं, ये 150 नियांग का है। फिर एमसी कहता है, क्या 150 नियांग? मैं इसे 120 नियांग में ही खरीद लेता। जिसे सुनकर चार्योंग के फादर मन में सोचते हैं, ये क्या चार्योंग के साथ ड्रैगन फोनिक्स टूर्नामेंट में जाएगा? ये तो मुझे बच्चा लग रहा है। क्या चार्योंग ऐसे अजीब इंसान के साथ मिलकर वो टूर्नामेंट में भाग लेगी? फिर चार्योंग की सिस्टर पूछती है, तुम किस सेक्टर से बिलोंग करते हो? तो एमसी बताता है, मैं किसी भी सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि मेरे पिता फल फ्रूट बेचते हैं। जिसे सुनकर चार्योंग की पूरी फैमिली चौंक जाती है। और चार्योंग के फादर कहते हैं, जो तुमने वो दोनों ब्लेड अपने पीठ पर कैरी कर रखी है, क्या तुम उन दोनों में ही माहिर हो? और वो मन में सोचते हैं, ऐसे 2 ब्लेड पे माहिर होना ये कोई आम बात नहीं हो सकती। जरूर ये इसने यूं ही लटका रखी होगी सुंदरता के लिए। पर जब कहता है, हाँ मैंने इन दोनों को मास्टर कर रखा है, तो वो उनकी बेइज्जती हो जाती है। फिर एमसी कहता है, मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ और मेरी ब्लड लाइन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर चार्यों के फादर मन में सोचते हैं, क्या फल फ्रूट बेचने वाले थे इतने मार्शल आर्ट सीखी है? मुझे ये मत कहना, क्योंकि ये सुनकर वह पूरी तरह से चौंक चुके थे कि अब मेरी डॉटर का क्या होगा। और एमसी कहता है, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में अभी भी जगह है। फिर चार्यों की सिस्टर चार्यों के कान में कहती है, कल सुबह उठते ही तुम्हें यंग मास्टर जांग से माफी मांगनी होगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्योंग टहल रही थी गार्डन में, और वो मन में सोचती है, मैंने यंग मास्टर जांग को बचाने के लिए उसे अपने यहाँ पर ले आई, परंतु क्या मैंने सही किया? और वो एमसी को भी उसी गार्डन में खड़ा देखती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो एमसी कहता है, मैं जब लोकेशन बदलता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। फिर एमसी कहता है, मुझे इस रात में कुछ तो करना है। तो चार्यों कहती है, क्या तुम्हें कुछ करना है? तो एमसी अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, मैं कुछ कीड़ों को मसल दूंगा। यह सुनकर चार्यों मन में सोचती है, क्या
ये इंसानों की बात कर रहा है या कीड़ों की? फिर चार्योंग कहती है बेटे तुम्हारे माता पिता किस तरह के पर्सन है? एमसी कहता है फिर चार्योंग कहती है मैंने तुमसे सुना कि तुम्हारी माँ खूबसूरत है और तुम्हारे पिता? ये सुनकर एमसी कहता है मेरे पिता वो नियमों के बड़े पक्के हैं और मुसीबत तो ये है कि वो अपने नियम मुझ पर भी थोपते हैं। वो जियानवू में आने के लिए मुझे रोक रहे थे, पता क्या क्यों? फिर चार्योंग सोचती है शायद उन्हें अपने बेटे की परवाह हुई होगी। फिर एमसी कहता है नहीं, उन्हें मेरी नहीं बल्कि जियानवू की परवाह थी। गाइज मैं पहले भी कह चुका था जियानवू जैसे अपने यहाँ से एक सिटी का नाम है वैसा ही है वहां पर। ये सुनकर पीछे से चार्योंग चौंक जाती है और कहती है क्या? परंतु इसने आते ही तो यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी उस रेस्टोरेंट में, और वो ये सोचकर दुखी हो जाती है। फिर एमसी कहता है मैंने जो खाना खाया था रेस्टोरेंट के अंदर वो तो पच गया, तो मुझे कुछ और भी खाना चाहिए। तो कल सुबह तुम मीट ही पकाओगे ना? तो चार्यों कहती है क्या? तुम कल सुबह उठते ही खाना खाकर यहाँ से जल्द ही चले जाना। ये सुनकर एमसी चार्यों की तरफ घूरने लग जाता है। तो चार्यों कहती है क्या कुछ गलत है? तो एमसी कहता है तुम्हें मेरी परवाह हो रही है ना? तो चार्यों कहती है तुम बेवकूफ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं हो रही, वो तो हम भविष्य में भी मिलेंगे इसलिए मैं चिंता कर रही हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक घर की तरफ जहाँ पर कुछ लोग बैठकर पहरा दे रहे थे। एक बंदा कहता है उसका पिता, उस लड़के का पिता तलवार चला के मेरे तरफ आ रहा था मुझे मारने के लिए। उसके हाथ कांप रहे थे इसलिए मैंने उसे कपन से मुक्ति दिला दी। मैंने अच्छा किया ना, और उसका बेटा भी उसके पास ही बेच दिया मारकर। और वो सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। और एक बंदा कहता है हम कितने अच्छे लोग हैं, हम गरीबों को दुख नहीं देते, डायरेक्ट मार देते हैं। और वहां पर एमसी भी आ जाता है। वो बंदे कहते हैं तुम कौन हो कमीने, और तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या यह घूमने की जगह है? तो एमसी कहता है नहीं, ये है डार्क हब, मैं इस स्थान को अच्छे से जानता हूँ। तो वो बंदे कहते हैं ओ तो तुम्हें इस स्थान के बारे में पता है, फिर भी तुम यहाँ घूमने के लिए आ गए? ये दुनिया कब से इतनी अच्छी होने लगी? तुम बच्चे? ये सुनकर एमसी कहता है तुम क्या मरना चाहते हो? मुझे बच्चा मत कहो। फिर वो बंदा एमसी की तरफ देखता है और अपनी तलवार निकालता हुआ कहता है अब तुम्हें मरना ही होगा, और मैं तुम्हें मैनर्स भी सिखा दूंगा। और एमसी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि एमसी डोज कर लेता है और अपने हाथ से उस बंदे के पेट पर जोर से मारता है। पीछे से वो तीनों ही बंदे देख रहे थे। वो उससे कहते हैं तुम्हें इतना टाइम कुल लग रहा है, इस बच्चे को जल्दी मार दो। फिर एमसी धीरे से उस बंदे के हाथ से तलवार ले लेता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो तीनों के तीनों चौंक जाते हैं। और एमसी कहता है तब ते महत्वपूर्ण है तुम सबको खत्म करना, जो कि मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो कि मैं पहली बार करूंगा। और वो तीनों के तीनों गुस्से में खड़े होकर तलवार निकालकर एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, जब भी एमसी फुर्ती के साथ आता है और कहता है तुम सब मरने वाले हो, और वो एक ही स्लेश में उन तीनों को ही मार देता है। फिर एमसी बड़े ही कूल अंदाज में कहता है आज तुम सब मर गए। फिर एमसी बहुत सारे लोगों को मार चुका था और वो डार्क हब के अंदर आ जाता है जहाँ पर एक मोटा सा इंसान बैठा हुआ था और आइड साइड उसको आराम देने वाली बहुत सारे नौकर नौकरानियां थी। और वहां पर एक स्मेल भी उड़ रही थी जिसे सुनकर एमसी कहता है यहाँ तो वातावरण बहुत अच्छा है। और वो बंदा अपनी चाय को पीता हुआ कहता है तो यहाँ पर तुम एक गेस्ट के तौर पर आए हो ना, या फिर तुम्हें कुछ खरीदना या बेचना है? और ये और कोई नहीं, वो डार्क हब का लीडर था। फिर एमसी कहता है तब से जरूरी मैं तब से अमीर आदमी हूँ। तो वो बंदा हंसने लग जाता है और कहता है तुम क्या सही कर रहे हो, तुम कोई अमीर आदमी हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है मुझे दिखाओ। तो एमसी कहता है बहुत सारा। तो वो बंदा कहता है 5 लाख नियांग है। तो एमसी 5 लाख नियांग को उसके सामने फेंक देता है और कहता है मुझे कोई डील करनी है। ये देखकर वो बंदा कहता है शायद इसके बैग में बहुत ही ज्यादा पैसे होंगे, तो अब तो मैं इसे लूट ही लूंगा। और वो बंदा कहता है अगर मैं प्राइस को इंक्रीज कर दूं तो तुम्हारा क्या होगा? तो एमसी कहता है मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा।
तो वो बंदा कहता है अगर मैं तुम्हें मार दूं, फिर एमसी यही कहता है कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। फिर वो बंदा कहता है तो तब तुम्हें दोनों ही तरफ से डिसअपॉइंट ही होना होगा, क्योंकि वो एमसी को मारने वाला था और अपनी दासियों को एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। फिर वो बंदा कहता है अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते इस सुगंध के कारण। और धीरे से एक दासी पिन को निकालने लग जाती है और उस पिन से एमसी के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिसे कि एमसी अपने हाथ से रोक लेता है और उस नौकरानी से कहता है तुम्हारा डांस वाकई में अच्छा था, पर इतना काफी नहीं है मुझे मारने के लिए। और उस पिन को उसी लोड के सर पर रखे एक चमनी पे मारता है, जिससे कि वह फूट जाती है, जिसके अंदर से वो सुगंध निकल रही थी, जिसे देखकर वो दासी चौंक जाती है और कहती है क्या ये बच गया कैसे। और वो लोड अपने मन में सोचता है इस बास्टर्ड को पता चल गया कि हम कैसे इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं उस चमनी के द्वारा। फिर एमसी कहता है तुम्हें क्या ये लड़का पसंद है दासियों। तो वो सारी के सारी अपना मुंह बना लेती है, क्योंकि गाइज आप देख ही सकते हो। फिर एमसी कहता है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, ये तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ। तो वो दासी कहती है हम यहाँ से चले तो जाए, लेकिन उसकी तरफ देखो, हमें यहाँ से जाने में डर लग रहा है। फिर एमसी कहता है चिंता मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ, इसे मैं देख लूंगा, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। यह सुनकर वो बंदा हंसने लग जाता है और कहता है तुम्हारा भाषण तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर तुम लेट हो, तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तो एमसी कहता है क्या सही में, देखते हैं कौन किसको मारता है। और एमसी अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो लोड डर चुका था और उसको ऐसा लगता है कि वो एक खून के समुंदर में खड़ा हुआ है। फिर वो दास्या जाती हुई कहती है थैंक यू यंग मास्टर, हम आपको जरूर रीपे करेंगे, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करा है। एमसी भी कहता है तुम बहुत अच्छी जिंदगी जीना, जाओ सिस्टर्स। ये देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लॉर्ड को, और वो कहता है ये मेरे सामने ये सब कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। और वो इतनी शांति से चली गई, ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। और वो अपने हाथ में पावर को इकट्ठा करने लग जाता है और पूरी का पूरी बॉडी में पावर को जनरेट करके अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करता है और आपको अपने आप को साइज में दुगना कर लेता है। फिर कहता है मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट की मदद से मार दूंगा। गाइस उसकी मार्शल आर्ट का नाम था ग्लूटेनस एम्परर बॉडी प्रोटेक्शन आर्ट। फिर एमसी कहता है तुम तो पहले से और भी ज़्यादा बड़े हो गए, तो तुम्हें मारने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो बंदा एमसी के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, जिससे कि एमसी डॉज कर लेता है और उसके साइड में से ऊपर की ओर निकल जाता है। फिर दोबारा वो बंदा एमसी की ओर मारता है, तो एमसी उसे भी डॉज कर लेता है और हंसकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिसे देखकर उतर लॉर्ड की तो पूरी तरह से जल चुकी थी और वो कहता है मैं तुम्हारा पाउडर बना दूंगा। और जोर से मारने ही वाला था, पर एमसी कहता है मैं तुम जैसे कमीनों से नफरत करता हूँ। और इतनी तेज लात मारता है कि वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। उसकी हालत ही खराब हो चुकी थी, वो अपने पैरों पे ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो कहता है तुम कुत्ते के पिल्ले, तुम आज मरोगे। फिर एमसी बड़े ही स्टाइल में कहता है देखते हैं आज कौन मरेगा, क्योंकि तुमने उन औरतों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ था बहुत देर थे, और पता है कि तुम उनके साथ क्या कर रहे थे, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। और अपने उंगली पे एक पत्थर को फ्लिक करके मारता है, जो कि उस लोड के आर पार हो जाता है हाथ के, और उसका हाथ ही गाइस उस पत्थर की वजह से कट जाता है। वो लोड चिल्लाने लग जाता है और कहता है ये तुमने क्या किया बास्टर्ड, परंतु तुम तो एक रियल डीमन हो, तो इस मामले में मैं तुम्हें कैसे भी करके मारूंगा ही सही, या तो मेरा एंड होगा या तुम्हारा। और एमसी पर अटैक करने के लिए आगे ही बढ़ने वाला था, तभी एमसी अपने हाथ में एनर्जी को जनरेट करता है और उस बंदे के पेट पर इतने तेज मारता है कि वो दोबारा से दीवार तोड़कर पीछे जा गिरता है। और हमारा एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।